वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेष रूप से कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों जो अभी कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए एक विशेष सूचना है और खुशखबरी भी है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने आज समस्त जो कॉलेज राजस्थान के जो निजी और सरकारी कॉलेज है उनमें प्रवेश की नीति 2022-23 घोषित कर दी है। तो आज मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्या प्रवेश नीति है, किस आधार पे एडमिशन होंगे और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा प्रवेश का, और ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, 35 पेज की है, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताऊंगा जो आपके उपयोगी है कि किस तरीके से आपको एडमिशन कॉलेज में करवाना है। और ये जब नीति घोषणा हो चुकी है तो अब बहुत जल्दी ही कॉलेज में प्रवेश है वो आरंभ होने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरें, और सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा जब भी ये कॉलेज एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी होगा, किस साइट से आपको फॉर्म भरने हैं और किस तरीके से आपको पेमेंट करना है फीस का, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और जबकि कक्षा 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो बहुत जल्दी ये पूरे उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कॉलेजों में। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किन छात्रों या स्टूडेंट्स का संभावित प्रवेश हो सकेगा या किस आधार पे होगा, कितने तक मेरिट जाएगी, कितने तक फैकल्टी में किस संख्या तक जो भी एडमिशन होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज का जो ये दिनांक 20 जून का डिस्पैच किया हुआ जो लेटर है, और समस्त प्रधानाचार्य, प्राचार्य, राजकीय और निजी महाविद्यालय राजस्थान को ये प्रेषित किया गया है प्रवेश नीति 2022-23। इसमें लिखा हुआ है कि 22-23 हेतु राज्य सरकार अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालयों में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब क्या क्या नीति रहेगी तो आपको मैं बता दूं, ये प्रवेश नीति राजस्थान सरकार 2022-23 के लिए समस्त राजस्थान के जो राजकीय, निजी और राजकीय महाविद्यालयों के लिए। तो इसमें मेन पॉइंट है वो कुछ भागों में दिए हुए हैं। जैसे पहला भाग है प्रस्तावना उद्देश्य, दूसरा है स्नातक पार्ट फर्स्ट में जो प्रथम पार्ट है फर्स्ट ईयर के क्या नियम होंगे, स्नातकोत्तर और एमफिल पाठ्यक्रम के क्या नियम होंगे यानी कि एमए के और एमफिल के, और उसके बाद में विधि संकाय में प्रवेश के क्या नियम होंगे, सभी संकायों के सामान्य नियम जो कॉमन होंगे, और अंत में है कि आरक्षण और रियायतें या लाभ वगैरह क्या क्या होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं बताऊँगा। तो पहला तो है कि राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम और पारदर्शी हो, इस उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी एमए प्रीवियस और बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कक्षाओं के में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का कार्य होगा, यानी सारे फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। दूसरा भाग स्नातक भाग सेकेंड ईयर या तृतीय और स्नातकोत्तर कक्षा में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी, यानी कि जैसे सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर है और या एमए फाइनल में है, उसमें एकीकृत का मतलब है कि अगर आपने एमए प्रीवियस पास किया है तो ऑटोमेटिकली आप अगर योग्यता प्राप्त उसकी जो भी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपका सेकेंड ईयर में या मतलब फाइनल में एडमिशन हो जाएगा। या फर्स्ट ईयर का आपने एडमिशन दिया है, एग्ज़ाम दिया है, पास हो गए हैं और जो भी योग्यता है वो अर्जित कर चुके हैं आप, तो आपको ऑटोमेटिक सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल जाएगा जब भी आप शुल्क वगैरह जमा करेंगे। तो ये एकीकृत प्रक्रिया होती है। तो दूसरा है उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाए रखने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में संबद्ध विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों में मानदंडों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता मानदंड निर्धारित किए गए, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होगी वो इसमें मैं बताऊंगा। और 2020-21 से प्रवेश प्रतिशत के आधार पर दिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी प्रवेश है वो प्राप्तांक प्रतिशत, यानी जो जैसे फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर हो रहा है, और इसमें उच्च शिक्षा से वंचित मूक, बधिर और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को जो भी न्यूनतम जो अंक है उसमें से कुछ छूट दी गई है। और उप जाति योजना यानी टीएसपी है, ट्राइबल सब जो प्लान है उसमें, और उसमें कुछ जो महाविद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या में मानदंड में भी छूट रहेगी, यानी वहाँ कम स्टूडेंट होंगे तो भी कॉलेज कक्षाओं का संचालन होगा। महिला नामांकन के लिए भी महिलाओं को भी 3% बोनस का जो प्रावधान है तो वो भी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को प्रवेश नीति में राज्य सरकार अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी जो भी नियमानुसार आरक्षण दिया होगा वो इन सभी कैटेगरी को दिया होगा। और पाक विस्थापित, कश्मीर
प्रवर्जित या दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल सह शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा द्वारा ली गई विशेष निर्णय उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा। नहीं, उनके लिए कुछ छूट होगी ट्रांसजेंडर के लिए। और भारतीय सेना और सशस्त्र पुलिस बलों या राजस्थान पुलिस के कार्मिक है या पूर्व कार्मिकों के पुत्री पत्नी को भी 3% जो इनका स्थान जो भी आरक्षित कोटा है, और शहीदों के जो आश्रित है उनको भी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी उनको विशेष रूप से छूट दी जाएगी। और समग्र व्यक्तित्व विकास से संबंधित सह शैक्षिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु प्रवेश हेतु प्राथमिकता और बोनस अंकों का प्रावधान है। यानी जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, या आपने कोई भी अच्छा काम किया है, खेल में जो राष्ट्रीय पदक वगैरह अगर प्राप्त किया है, तो इसमें भी आपको बोनस अंकों का प्रावधान है, वो नियमानुसार मिलेगा। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए और कौशल प्रशिक्षण को मुख्य तरह से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो, यानी आईटीआई और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा 12वीं के समकक्ष माना गया है। यानी आईटीआई करके भी अगर कोई आ रहा है तो उसको भी 12वीं के समकक्ष मान करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क और मार्गदर्शन ज्ञान सुधा कार्यक्रम सभी महाविद्यालय में संचालित है। और 2021 से राजीव गांधी कंटेंट ऑनलाइन अध्यापन कार्य भी जारी है, ये सभी छात्रों को सुविधा मिलेगी। और प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सहाय और सहायक आचार्यों द्वारा एक बुक बैंक की स्थापना भी की गई है, यानी जो कॉलेज प्रोफेसर उनके द्वारा। और जिन अभ्यर्थियों के माता पिता अथवा दोनों की या जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना में हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, यानी उन्हें भी प्रवेश में छूट दी जाएगी या उनको एक्स्ट्रा जो सीटें हैं उन पर प्रवेश दिया जाएगा। अब जैसे सेकंड भाग में इसमें है कि पाठ प्रथम, स्नातक पाठ प्रथम, यानी बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रवेश के क्या क्या नियम होंगे। तो राजस्थान में अवस्थित किसी भी महाविद्यालय में से एक तो किसी विद्यालय से अहर्कारी परीक्षा उत्तीर्ण, अहर्कारी का मतलब हो गया 12वीं कक्षा, कि आपको कम से कम 12वीं कक्षा है राजस्थान के किसी विद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, अगर राजस्थान के निवासी जो राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य स्थान से अहर्कारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी राजस्थान से बाहर से जैसे सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड या यूपी बोर्ड से अगर परीक्षा उत्तीर्ण की, तो वो भी पात्र होंगे। उनके लिए न्यूनतम जो पास कोर्स में है, कला संकाय के लिए यानी कि आर्ट्स के लिए 45%, वाणिज्य कॉमर्स के लिए भी 45% और विज्ञान संकाय के लिए न्यूनतम 48% होने अनिवार्य है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका फॉर्म भरना है तो आपको 12वीं कक्षा में कला वर्ग में आपको बीए में कम से कम 12वीं के आर्ट्स में 45% आपके न्यूनतम होने चाहिए। आगे जो भी मेरिट बनेगी वो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम इससे कम है अगर 45 से, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। जिनको जो छूट दी गई है कैटेगरी के अनुसार वो छूट मिलेगी। तो सामान्य जो स्टूडेंट है उनके लिए 45% और विज्ञान के लिए 48%, और ऑनर्स जहाँ भी ऑनर्स की जो व्यवस्था है फैकल्टी है वहाँ कला संकाय के लिए 48 और वाणिज्य के लिए 48 और विज्ञान संकाय के लिए 50% अनिवार्य है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा अन्य स्थान से अहर्कारी परीक्षा उत्तीर्ण हो, एक तो कि राजस्थान के बाहर से बोर्ड करके आया, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा किसी अन्य राज्य की बोर्ड से करके आया हो और राजस्थान का मूल निवासी नहीं हो, तो उसको 60% अनिवार्य है। उसके लिए 45 या 48 की जगह उनको 60% न्यूनतम अंक होंगे 12वीं में, तभी वो कॉलेज का फॉर्म भर पाएगा। और अहर्कारी परीक्षा से ऐसे मैंने जैसे पहले बता दिया कि प्राइवेट नियमित या रेगुलर के रूप में, यानी प्राइवेट या रेगुलर के रूप में आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, और 12वीं कक्षा में भी कुछ इसमें दिया हुआ नियम के 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 वर्ष से अधिक का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से अगर आपने कोर्स किया है तो वो भी वैलिड है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वैलिड है। स्टेट ओपन से अगर आपने 12वीं की है तो भी आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समक्ष माना जाएगा। यानी आपके अगर उसमें स्टेट ओपन वगैरह से भी किया तो उसमें अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। इसकी तरह से जैसे समकक्षा उसी स्थिति में दी होगी जब जैसे अंग्रेजी और आईटीआई में अंतिम वर्ष की परीक्षा में एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो, अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात उत्तीर्ण की गई हो, यानी आईटीआई भी हो और अंग्रेजी भी हो। और इस तरह से ये कुछ नियम है। दूसरा महत्वपूर्ण नोट इसमें दिया हुआ है कि आईटी और आरबीएस यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आरएसओएस यानी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से 12वीं जो निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 12 में प्रवेश मतलब 12वीं के समक्ष माने जाएंगे, यानी अंग्रेजी विषय आपके होना अनिवार्य है। और विज्ञान संकाय में गणित विज्ञान संकाय में
जैसे गणित वर्ग में है तो उसको भी ये बिंदुओं की पालना करनी पड़ेगी। अब है कि जैसे सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात यदि किसी कक्षा या विषय के स्वीकृत पद वर्ग विधि संकाय को छोड़कर स्थानांतरित हो जाए, यानी कि मान लो किसी कॉलेज में आर्ट्स की जैसे मान लो BA फर्स्ट ईयर की जहाँ से 80 सीटें हैं और मान लो 70 स्टूडेंट ही आते हैं और कुछ 10 सीटें खाली रह जाती है, तो और अगर उस न्यूनतम क्राइटेरिया के यानी 48% या 45% के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो पात्रता में 3% की छूट के साथ में जो वेटिंग लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा उनके आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि अगर आपका वेटिंग में नाम आता है और कैंडिडेट कम होते हैं तो आपको प्रवेश मिल सकता है, न्यूनतम योग्यता के बाद भी 3% तक छूट मिलेगी। लेकिन सामान्यतः इस बार या हर साल स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है जबकि कॉलेजों में सीटों की संख्या कम होती है, तो मेरिट काफ़ी आई जाती है। तो वो हर साल अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं के जो परिणाम है परसेंटेज है उसके हिसाब से होता है। इसके अलावा स्नातक स्तर प्रथम में जो संख्या के अनुसार पात्रता क्या होगी कि अगर आपको BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको कला संकाय में आपको 12वीं होनी चाहिए, वाणिज्य में लेना है तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, या आप विज्ञान वर्ग या कृषि वर्ग है तो भी आप कला में या वाणिज्य में फॉर्म भर सकते हैं। यानी BA और BCom के लिए आपको 12वीं कक्षा में आपके 12वीं में आर्ट्स तो भी चलेगा, 12वीं में आपके कॉमर्स है तो भी चलेगा, और 12वीं में आपके विज्ञान है तो भी आप मतलब BA में एडमिशन ले सकते हैं या BCom में ले सकते हैं, और 12वीं में अगर आपके कृषि विज्ञान है तो भी आप BA या BCom में एडमिशन ले सकते हैं। BSc यानी कि जो साइंस फैकल्टी है उसमें नहीं ले सकते। अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है, BSc के 2 भाग होंगे, BSc मैथ्स और BSc बायो। तो BSc गणित यानी मैथ्स में सिर्फ गणित समूह वाले यानी जो PCM होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 12वीं में है वही एडमिशन ले पाएंगे, और जो जीव विज्ञान वर्ग है उसमें बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है वही आवेदन कर पाएंगे। तो विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट है वो कला वाणिज्य किसी में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वर्ग के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ आर्ट्स में आवेदन कर सकते हैं या कॉमर्स में कर सकते हैं। विज्ञान वर्ग में यानी BSc में आवेदन नहीं कर सकते। BSc में अगर आपको BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो आपके 12वीं कक्षा में साइंस होना जरूरी है। तो ये सामान्य नियम था। सरकारी परीक्षा में गणित या जीव विज्ञान के अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी दोनों विषयों में समूह आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो गणित वर्ग में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है और किसी ने बायोलॉजी भी ली हुई है तो वो जीव विज्ञान में भी भर सकता है और गणित के वर्ग में भी भर सकता है। या दूसरा कि जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में मैथ्स लिए कोई विषय छोड़ करके या अतिरिक्त विषय के रूप में लिए तो वो गणित वर्ग में भी फॉर्म भर पाएगा। और कृषि पाठ्यक्रम से सरकारी उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी विज्ञान संख्या में प्रवेश के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करेगा। तो ये उसको जो एग्रीकल्चर विषय जो 12वीं में थे उनके लिए है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स में जिसने सरकारी यानी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको केवल कला और वाणिज्य वर्ग में ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी वोकेशनल है तो आप विज्ञान में नहीं एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, और वरीयता निर्धारण के समय सरकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5% घटा दिए जाएंगे। आपने अगर वोकेशनल कोर्स से मान लो आपके 80% आए हैं तो जब आप उसका फॉर्म भरेंगे कॉलेज के लिए तो आपके 80 की जगह 5% कम करके 75% ही काउंट किए जाएंगे। वोकेशनल के अंक है वो थोड़े कम किए जाएंगे 5%। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की यानी कि जैसे कोई एक्स्ट्रा विषय लिया जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी और बायोलॉजी अलग से ले लिया और कोई विषय ले लिया, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरते हैं तो आपके 5 जो विषय है जिनमें सर्वाधिक अंक है उनको जोड़ा जाएगा, जिसमें भाषा का एक विषय होना अनिवार्य है, हिंदी या अंग्रेजी का। जैसे अन्य 4 विषय कुछ भी हो सकते हैं लेकिन एक भाषा का होगा। उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान वर्ग में गणित या जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उसकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय 5 विषयों के प्राप्तांक जिसमें एक भाषा हो और दूसरा जो वांछित विषय गणित या जीव विज्ञान के प्राप्तांक को शामिल करके जो मेरिट बनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों के नियम है। अब वर्ग में प्रवेश सीमा है तो सामान्य रूप से कला और वाणिज्य वर्ग के एक सेक्शन में 80 विद्यार्थियों का बैच होगा। अगर किसी कॉलेज में 2 सेक्शन स्वीकृत है तो 160 स्टूडेंट BA फर्स्ट ईयर में होंगे, 160 ही BCom में होंगे। और अगर मान लो एक ही स्वीकृत है सेक्शन तो 80 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। अगर 2, 3 या 4 सेक्शन जितने भी सेक्शन है उसके हिसाब से 80 से उसका गुणा हो जाएगा। और विज्ञान वर्ग में अधिकतम 70 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन होगा जबकि कला वाणिज्य वर्ग में 80 स्टूडेंट का एक सेक्शन होगा। दूसरा, स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम यानी पार्ट्स ऑनर कोर्स में किसी विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 20 से कम रहने पर उस स्थिति में कक्षा या विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जाएगा। यानी मान लो किसी कॉलेज में
साइंस फैकल्टी और बीए फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में 20 से भी कम स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वो फैकल्टी फिर वहाँ से कैंसिल हो जाएगी, वो बंद कर दिया जाएगा। और जो भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको शुल्क है वापस समायोजित कर दिया जाएगा, आप अन्य आर्ट्स में वगैरह में कॉम एडमिशन ले सकते हैं इस तरह, क्योंकि 20 से कम होने पे बैच संभव नहीं होगा। इसकी सूचना है वो प्राचार्य द्वारा आयुक्त निदेशक को दी जाएगी, यानी कॉलेज शिक्षा को। इसके अलावा समस्त महिला महाविद्यालयों में, जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें समस्त विषयों में, और शैव शिक्षा महाविद्यालय में जो जनरल कॉलेज है उनमें कला संकाय में चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जर्नोलॉजी, संस्कृत, सिंधी, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र, विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा ये TDP टेक्सटाइल, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग की स्नातक पाठ प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम होने की स्थिति में उस विषय का वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जाएगा। यानी सामान्य जो कक्षाएं उनमें कम से कम 20 होने जरूरी है, जो BA पार्ट फर्स्ट में वगैरह में है। लेकिन साइंस के जो विषय या जो दर्शन शास्त्र वगैरह ऐसे कुछ विषय है उनमें कम से कम 10 स्टूडेंट होंगे तभी वो विषय वहाँ रखा जाएगा। दूसरा, जनजातीय उप क्षेत्र में जो न्यूनतम संख्या उसमें 25% की छूट होगी। अब जैसे मान लो 20% का है तो उसका 25% जो भी होगा तो उस हिसाब से वो थोड़े कम स्टूडेंट होंगे तो भी उनको मान्यता या वो क्लास है वो चलेगी। अंतराल के पश्चात जो प्रवेश है, गैरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, यानी आपने अगर 12वीं कर ली और आपने कम से कम 2 साल का आपका गैप हो गया है तो आपको नियमित या स्वयं पाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कम 2 साल से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 सत्रों से अधिक का गैप है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अंतराल संबंधी जो नियम है वो मूक, बधिर, दृष्टिहीन या महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे। यानी महिलाओं के मामले में अगर कोई लड़की ने 12वीं करके 2 साल का गैप है तो तीसरे साल या चौथे साल भी फॉर्म भर सकती है। लेकिन जो सामान्य स्टूडेंट है या जो बालक है उनको 2 से ज़्यादा साल की छूट नहीं मिलेगी। 2 साल का मैक्सिमम गैप ले सकते हैं, उसके बाद उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और संकाय विषय ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन, यानी अगर आप फैकल्टी बदलना चाहे तो क्या नियम होगा, किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद में संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थानांतरित हो। यानी कि मान लो आपने साइंस में एडमिशन ले लिया लेकिन आप चाहते हैं कि साइंस नहीं पढ़ पाएंगे और आर्ट्स में लेना चाहते हैं, तो अगर आर्ट्स के उसमें स्थानांतरित होंगे तभी आपके प्रार्थना पत्र विचार किया जाएगा। और परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय, यानी जो भी निर्धारित न्यूनतम जो प्रतिशत है उससे संबंधित, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो भी न्यूनतम रहता है जैसे 48-50 जो भी है वो कम से कम होने जरूरी है। उसके अलावा सीट खाली होगी तभी आपको संकाय परिवर्तन की या विषय परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। और संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी संभव होगा जबकि बिंदु 2.4.1 के परिवर्तन ऑनर्स कोर्स में प्रवेश विद्यार्थी की संख्या 20 से कम नहीं हो। यानी कम से कम 20 स्टूडेंट तो हर फैकल्टी में होने जरूरी है तभी ये फैकल्टी चल पाएगी। और विषय संकाय विषय परिवर्तन की अनुमति केवल विषय संयोजन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जाएगी और उसमें भी रिक्त स्थानों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। और विषय या संकाय अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को निर्धारित प्रवेश अवधि यानी जिसका प्रवेश कार्यक्रम उल्लेख होगा कि आपको महीने में 15 दिन के अंदर अंदर आपको अगर फैकल्टी या विषय चेंज करना है तभी कर पाएंगे। उसके लिए आपको 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क है वो आपको जमा कराना पड़ेगा, तभी आप अपना विषय या फैकल्टी चेंज कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप शुरू में ही आपको अगर मान लो भले ही आपने जैसे 12वीं तक साइंस में लिए लेकिन आपको लगता है कि आप कॉलेज में साइंस में अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे और आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म ही आर्ट्स में या BA फर्स्ट ईयर में ही भरें, BSc में नहीं भरें। BSc में भरें, कुछ दिन क्लास लें, उसके बाद फिर संकाय परिवर्तन के लिए आप एप्लीकेशन दें। उससे अच्छा है कि आप पहले सोच समझ के अपने भी जो भी सीनियर है, अपने गुरुजन है या अपने जो भी उनसे विचार विमर्श करके ही अपना निश्चित करें और फॉर्म भरें। और समान प्रतिशत होने पर कुछ पॉइंट है, जैसे जो बोनस किसी को मिला है और बिना बोनस वाला है तो बिना बोनस वाला है वो वरीयता क्रम में आ जाएगा, या दोनों में अगर किसी की सेम आयु है तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। ये जब कॉमन आ जाता है सिलेक्शन में और तभी ये परिस्थिति होगी। और अन्य जो भी नियम है काफ़ी विस्तार से है। MA के नियम है वो भी वही है कि MA में कम से कम जैसे MA पास करते हैं तो जो ग्रेजुएशन यानी BA में आपके कम से कम 48% और अर्हकारी परीक्षा में 48% अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55% होना चाहिए। जैसे मान लो आपने BA 3 साल में आपने BA किया और BA में आपके जैसे हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल है, आप MA पॉलिटिकल में करना चाहते हैं
तो पॉलिटिकल में कम से कम आपके 55% और बीए फाइनल में या बीए के जो पूरे परसेंट में आपके कम से कम 48% होंगे, तभी आप एमए में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह से एमएससी में दोनों में 55%, यानी कि आपकी एमएससी में बीएससी में भी 55 होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करना चाहते हैं, चाहे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसमें भी आपके कम से कम 55% होने जरूरी है। ये न्यूनतम जो मानदंड है। इसके अलावा राजस्थान से बाहर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 60% है, और ये एरकारी परीक्षा का मतलब हुआ 10+2+3, यानी जो भी 3 वर्ष जो ग्रेजुएशन है उसमें है। इसके अलावा जब रिक्त स्थान होंगे तो महिलाओं वगैरह को जो भी छूट है नियमानुसार वो दी जाएगी। अब कुछ विशेष जो सामान्य नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगर आप कोई जानकारी चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब इसमें एक और जो मैंने ये विधि संकाय का, इसमें सिर्फ विधि वालों के काम का, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब सामान्य जो प्रवेश के नियम है कि प्राचार्य किन कारणों से किसी विद्यार्थी का जो अभ्यर्थी का जो प्रवेश है स्वीकार या अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं। कि एक तो आपने अगर आवेदन अपूर्ण भरा है, यानी जो भी कॉलम भरने थे वो नहीं भरे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें सारी जो भी चीज़ें, जो भी आवश्यक जो सूचना है वो आपको भरनी है। इसके अलावा अगर आपने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन में कोई स्थान तथ्य जानबूझ के छुपाया है, यानी आपने गलत जानकारी दी है, तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त हो सकता है। या जिसने शुल्क जमा कराने की निर्धारित घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो, यानी कि जैसे मैं आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप फर्स्ट ईयर के लिए जब कॉलेज में जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे तो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में निश्चित तारीख के बाद में जब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में सारे फॉर्म है वो कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से मेरिट बनेगी, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम है, और आप ई मित्र पे या अपने पर्सनल किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू फीस जमा कराएं। जब आप फीस जमा कराएंगे तब आपको उसकी रसीद है वो कॉलेज में जाके जमा करानी पड़ेगी, और अन्य डॉक्यूमेंट है वो आपको जैसे 12वीं की मार्कलिस्ट है, टीसी है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारे आपको कॉलेज में जाकर के वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तब आपका जो प्रवेश है वो माना जाएगा बीए बीएससी में फर्स्ट ईयर में, तो वो कन्फर्म प्रवेश होगा। अगर आप शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो भी आपका अगर ऑनलाइन लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और जो जैसे जिसका प्रवेश संबंधित महाविद्यालयों के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य न हो, यानी कि अगर विश्वविद्यालय के जो नियम है उसके अंतर्गत नहीं आता हो तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। या पूर्व वर्षों में किसी दुराचार दुर्व्यवहार का परिद्रव्य हो, आपके ऊपर को केस वेस बना हुआ है, तो भी आप को वहाँ से मतलब कॉलेज के प्रवेश से आपको निरस्त किया जा सकता है। या परीक्षा में आपने 10वीं 12वीं बोर्ड में कोई या विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा आपको दंडित किया गया हो, आपके खिलाफ में कार्रवाई हो, या न्यायालय में आपके विरोध में कोई केस हो, तो स्टूडेंट को वैसे भी राजनीति से और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपके एक बार भी कोर्ट में केस हो गया या पुलिस केस हो गया तो आपका जो पूरा भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है, करियर आपका खराब हो सकता है। और दूसरा, जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय या उसके पश्चात किसी शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार दुर्व्यवहार या गाली गलौज का दोषी पाया है, यानी अगर आप किसी कॉलेज के स्टाफ के साथ में गाली गलौज करते हैं तो भी आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। और ये सभी जो भी है ये जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो ये डिसाइड करेंगे। दूसरा, राजस्थान का निवासी कौन माना जाएगा कि जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र है कलेक्टर, एसडीओ या सहायक कलेक्टर, तहसील द्वारा जो जारी किया होगा वो। इसके अलावा राजस्थान सरकार या राजस्थान के किसी भी उपक्रम या राजस्थान सरकार के किसी अर्ध सरकारी संगठन का कर्मचारी का जो पुत्र पुत्री हो वो भी राजस्थान का निवासी माना जाएगा। तो ये कुछ नियम है। एकीकृत प्रवेश का मैंने पहले ही बता दिया। एकीकृत प्रवेश का मतलब होता है कि जैसे आप बीए सेकेंड ईयर में या बीए फाइनल में या एमए फाइनल में प्रवेश चाहते हैं तो आपको बीए फर्स्ट ईयर की जो योग्यता है परीक्षा पास करनी भी होगी, और उसके जो न्यूनतम अंक है वो भी आपको जो प्राप्त करने होंगे। तो आपको स्वतः ही अगली क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको न्यूनतम योग्यता पास करनी पड़ेगी और आपको निर्धारित जो शुल्क है वो आपको ई मित्र पे जमा करवाना होगा। तो ये सामान्य नियम था। तो इस तरह से अब अनुत्तीर्ण विद्यालय विद्यार्थी जो भी है, अनुत्तीर्ण या नियमित स्वयंपाठी विद्यार्थी उसी संकाय में कक्षा में प्रवेश देनी होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं मिलेगा, या कुछ और सामान्य नियम है। तो इस तरह से जो मुख्य बात है मैंने बता दी कि न्यूनतम जो एक तो अंक आपको देखने हैं। इसके अलावा जैसे जब भी ये डेट शुरू होगी उसमें और डिटेल से नियम आ जाएंगे, और ऑनलाइन जो साइट होगी कॉलेज निदेशालय की जो साइट है उस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा।
और उसके बाद में जब भी लास्ट डेट के बाद में मेरिट बनेगी आपको मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, ईमेल में भी आ जाएगा, और आप ऑनलाइन भी इस साइट पे चेक करते रहें। उसके बाद में जो भी प्रक्रिया होगी मैं अलग से वीडियो बना करके और किसी एक स्टूडेंट कोई भी जो एडमिशन होगा उसका फॉर्म भर के आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ये प्रवेश प्रक्रिया जो होगी। तो इस तरह से ये पूरा नियम जो थे काफ़ी विस्तार से नियम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ गतिविधियाँ जिनके एनसीसी है, एनएसएस है, या रेंजर रोवर स्काउट गाइड है, या ये उपभोक्ता क्लब है, मानवाधिकार जो क्लब है, इसके अनुसार जो भी आपको भाग भी लेना पड़ेगा कार्यक्रमों में। और जब आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक गतिविधि को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जब फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे तो मैं विस्तार से आपको इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये सारे जो नियम है सरकार ने, अब जैसे इसमें जो आरक्षण का नियम है कि जैसे राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC SC OBC और MBC और EWS को जो भी कर्म प्रवेश से में आरक्षण है नियमानुसार दिया जाएगा। जैसे SC के लिए 16%, ST के लिए 12%, OBC के लिए 21%, MBC के लिए 5% और EWS के लिए 10% सीटें वो आरक्षित रहेगी। इसके अलावा OBC को 21% आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है। इस तरह से ये पूरे जो नियम है और राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम लागू होंगे समय समय पे वो मान्य होंगे। तो इस तरह से ये पूरी नियमावली थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसके बारे में अगर कोई आपको शंका है या विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये जो सारे नियम है ये आपको बोर्ड की ये इसकी कॉलेज निदेशालय की जो साइट है वहाँ पे भी ये PDF पूरी मिल जाएगी। और कोशिश करूँगा मैं टेलीग्राम चैनल बनाने की, तो उसमें ये PDF दे दूँगा ताकि आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरे नियमों को देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और विशेष रूप से जो 12वीं के स्टूडेंट 12वीं कर चुके हैं, अगर आप कॉलेज में जब भी फॉर्म प्रवेश के फॉर्म चालू होंगे मैं आपको वीडियो बना करके सूचित कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य जो भी मित्र हैं उनको भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आवश्यक हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।